हेलो एवरीवन, आई होप आपने 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखा ही होगा और इस बार ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 17 to 18 क्वेश्चंस आए हैं। और जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यूजुअली जो हमारे सोर्सेज होते हैं तो आप एनसीईआरटी जीसी लोग अपने क्लास नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हो तो वहाँ से भी कई क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होते हुए नजर आते हैं, उनकी थीम आपको रिपीट होते हुए नजर आती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। यूपीएससी ने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से जो सवाल पूछे हैं वो आपके एनसीईआरटी से आराम से सोल्व हो रहे थे। और इस वीडियो में मैं वही डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां कहां से आए हैं हमारी एनसीईआरटी से। उसके अलावा इन जनरल एक थोड़ा सा एनालिसिस हम लोगों ने इस एग्जाम का किया था कि पिछले साल के कंपैरेटिव में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आए हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उस वीडियो को भी आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो, चैनल पे जाओगे तो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। और इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है? द एटमोस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से आती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वो होती हैं जो अर्थ उसको वापिस भेजती है। यानी कि जो सन से रेडिएशंस आती है हमारी अर्थ उसको दिन में एब्जॉर्व करती है, रात के टाइम में उसको एज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस उसको वापिस भेजती है। दूसरे स्टेटमेंट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अलग होती हैं, इन द एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस? दोज रेडिएशंस दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दे आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस। देखिए जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं वो कम एनर्जी की होती हैं, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है वो ज्यादा एनर्जी की होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आती हैं। जो सन से रेडिएशंस आती हैं दे आर शॉर्ट वेव, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं। और वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस की कैपेसिटी के कंपैरिजन में वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन जो अर्थ से वापस जाती हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। एंड दैट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, दैट दे कैन एब्जॉर्ब आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस व्हिच आर लॉन्ग वेव रेडिएशंस। और उसी से हमारा एटमॉस्फेयर यहां पे हीटअप होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि सन हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आउटगोइंग रेडिएशन से ज्यादा गर्म होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं होती है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग रेडिएशंस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी ने पूछा कहां से है? ये पूछा है आपकी एनसीईआरटी से, जो 11th की हमारी एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वहां से क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा। आप यहां पे देखिए लिखा हुआ उसने टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में, द इंसोलेशन रिसीव्ड, इंसोलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन received by the earth is in the short wave forms and heats up its surface. The earth after being heated itself become a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in a long wave form. जो अर्थ से जा रही है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होती है। दिस एनर्जी मतलब जो लॉन्ग वेव रेडिएशन की एनर्जी होती है जो कि इंफ्रारेड की फॉर्म में होती है, दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमोस्फेयर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यही जो आपको बताया, यही स्टेटमेंट एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है। यानी अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन आती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग अप ऑफ द एटमोस्फेयर। आगे देखिए क्या कहता है, द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज which are particularly greenhouse gases such as carbon dioxide and other gases. Thus, the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation. यही as it is statement आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीटअप नहीं होता है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है। ग्रीन हाउस गैसेज उसको एब्जॉर्ब करती हैं डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से इजीली सोल्व हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस आपकी एनसीईआरटी का है। डायरेक्ट स्टेटमेंट, और भी अगर आप देखोगे और भी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये गैसेस के बारे में जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैंने आपको बता ही दिया है, ये बेसिकली पूरा दिया हुआ है कि कैसे वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर, ग्रीन हाउस गैसेस आउटगोइंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ऑल दैट। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 52। एंड क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 कहता है, थिकनेस ऑफ द एटमोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। और अगर आपने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा ही होगा कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो इक्वेटर के ऊपर इट इज अराउंड 18 किलोमीटर और सरफेस पोल्स के ऊपर दिस इज अराउंड 8 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एट द इक्वेटर
at the equator, heat is transported to the greater height by a strong convectional current. When surface is heated up, तो जो एयर होती है सरफेस के आसपास, दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप, और जब एयर गर्म होती है, हीटअप होती है, तो वो एक्सपेंड करती है, वो लाइट हो जाती है और वो राइज करती है। तो वो जो एयर राइज करती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, ये कन्वेक्शन की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है। यही स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से इन्होंने एज इट इज यहां से उठाई हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये भी 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से सवाल उठाया गया है। क्या कहता है? द एयर ऑन बीइंग हीटेड, सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे पूछी थी, बिकम्स लाइट एंड राइजेज अप इन एज इन अ कन्वेक्शन करंट्स। सरफेस हीटअप होगा, जो सरफेस के आसपास में एयर होती है वो भी हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वो कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में राइज करती है। एज इट राइजेज it expands and loses heat, and consequently the condensation takes place and the cumulonimbus clouds are formed. Basically जब वो ऊपर की तरफ जाएगी कंडेंसेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ये आपके सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था। दूसरा क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर and extends roughly to a height of 8 kilometer near the poles and about 8 kilometer at the equator. Thickness of the troposphere is greater at the equator because heat is transported to the great height by the strong convection. ये बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज आपके एग्जाम में उठा के दे दिया इन्होंने। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। हीट एट द इक्वेटर, हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट, एज इट इज स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट किया गया है, राइट। द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसमिट टू द ग्रेट हाइट, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो जाती हैं, और स्टेटमेंट जो 2 है वो स्टेटमेंट 1 का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, उसको वो जस्टिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? Pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compound, sulfur compounds. How many of the above are the product of volcanic eruption? Only 1, only 2, only 3, only 4. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन अगर अपने एनसीईआरटी में जीसी लियोंग में वोल्केनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वोल्केनिज्म वाला चैप्टर अगर पढ़ा है तो वहां से आपको बिल्कुल आसानी से पता चल सकता है दैट मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा, which is the referred to as lava. The material that reaches the ground includes lava flow, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust and different kind of gases such as the compound of nitrogen, sulfur. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है दैट में लीड टू एसिड रेन। तो वो जो एसिड रेन की बात करता है वो किसकी चीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है नाइट्रिक एसिड की बात करता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कहां से बनेगा? जब सल्फर कंपाउंड होंगे। नाइट्रिक एसिड कहां से बनेगा? जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे। और ऐश और डस्ट तो उसके अंदर होता ही है, पायरोक्लास्टिक डेब्री उसके अंदर होता है। तो पायरोक्लास्टिक डेब्री बेसिकली क्या होता है? जो हमारी सोयल होती है, जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं, वो जो मेल्ट हो जाती हैं, उसे हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल का रूप दे देते हैं। जो नीचे से छोटी छोटी रॉक्स आती हैं उसको हम बोल देते हैं। तो यस, वोल्केनिक इरप्शन से ये चारों चीजें रिलीज होती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। 11th के एनसीईआरटी से फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल आया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको यहां पे दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के मंथ में अगर आप देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, जो हमारी आइसोथर्मल जो लाइंस हैं, जिसे हम लोग आइसोथर्म कह रहे हैं, सेम टेम्परेचर वाली लाइन है, इनका करेक्टर आप देखिए क्या है। जब ये वाटर पे आती हैं तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, और जब ये लैंड पे आती हैं तो ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसे हम लोग ऐसे एक्चुअली नॉर्थ और साउथ नहीं बोलते, इसे हम लोग इक्वेटर वर्ड या पोल वर्ड बोलते हैं। तो जब ये लैंड से वाटर की तरफ जाती हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव होती हैं, और जब वो वाटर से लैंड की तरफ आती हैं तो नीचे इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। ये सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी एक लिखा हुआ है यहाँ पे, इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड
on the temperature is well pronounced on the map as the isotherms are generally parallel to the latitudes. The deviation from its general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere. आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है hence the effect of the land mass and the ocean currents are well pronounced. मतलब अगर लैंड मास नहीं होता, अगर ये डिफरेंसेस नहीं होते, तो आइसोथर्म इन जनरली हमारे लैटिट्यूड्स के पैरेलल होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लैंड सी कॉन्ट्रास्ट होता है तो ये पैरेलल नहीं हो पाता। क्या कहता है, इन जनवरी, देखिए यहां से ही पैसे ने सवाल पूछा है, इन जनवरी सीधा सीधा लिखा हुआ है, इन जनवरी द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन। अभी अभी हम लोगों ने देखा ओशियन में वो नॉर्थ की तरफ डिविएट हो रहे हैं, एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो जब वो कॉन्टिनेंट्स पे आते हैं तो साउथ की तरफ डिविएट हो जाते हैं, लिखा हुआ साफ साफ। और यही स्टेटमेंट एज इट इज आपकी यहां पे क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, आइसोथर्म डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। एग्जैक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, और ये भी यहीं से उठाई गई एज इट इज, द प्रेजेंस ऑफ द वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नदर्न अटलांटिक ओशन वार्मर। इस वर्ड के ऊपर फोकस करिए, यहां पे वार्मर लिख रहा है वो, एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द लैंड। अब देखिए जरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहां पे वर्ड चेंज हो गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ यहां पे वार्म, यहां पे लिखा है कोल्ड, वर्ड चेंज कर दिया। मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वार्मर, अगेन दोबारा से वर्ड चेंज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। एग्जैक्टली डिटो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ओनली वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। क्योंकि देखिए नॉर्थ अटलांटिक के अंदर क्या रहता है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट तो वहां पे नॉर्वेजियन करंट होता है, लैब्राडोर करंट होता है, तो वो तो कोल्ड होता है। अब ये क्या कहता है, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर हमारे ज्यादातर क्या चलते हैं, वार्म करंट चलते हैं, जो गल्फ स्ट्रीम है वो भी वार्म होती है, कोल्ड तो नहीं होता है। तो इन्होंने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दिया, यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। माई पॉइंट इज क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट। देखिए लिखा है ना, द गल्फ एंड द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नदर्न अटलांटिक ओशन वार्मर, एग्जाम में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कोल्डर, एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली। ये तो चलो अलग से स्टेटमेंट हो गया, एग्जैक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी। थोड़ा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स joining द गंगा डाउनवर्ड इन द प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो वहां पे भी एनसीईआरटी में अगर आप ड्रेनेज सिस्टम में जाते हो तो गंगा रिवर सिस्टम में ये पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, दैट गंगा इज joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, घघरा, गंडक एंड कोसी। तो इसने ये वेस्ट टू ईस्ट ही लिखा हुआ, अगर आप ऊपर देखोगे या एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और आप क्लियरली इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारी गंगा जा रही है, गंगा में अब यहाँ पे देखें शारदा, घघरा, गंडक और कोसी। घंघरा, गंडक, कोसी आप वेस्ट टू ईस्ट याद रख सकते हो। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, घघरा, गंडक, कोसी। ये सीक्वेंस किसी और स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है गोमती, कोसी, गंडक, तो घघरा यहाँ दे दिया, घघरा, कोसी, गंडक बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको गोमती नहीं भी पता है तब भी आप घघरा, गंडक और कोसी से सीधा आंसर निकाल सकते हो। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में आई थिंक इससे अच्छा सवाल नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि जनरली जो हमारी मेजर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स होती हैं उनकी ट्रिब्यूटरी तो हम याद करते ही हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं मानता हूँ कि आसान क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड बुक से दिया होता है तो जनरली आप मान के चलें आसान होता है, क्योंकि ये तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, ये तो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है ना। इसमें तो हम लोग इसको मुश्किल नहीं मानेंगे बेसिकली, क्योंकि और घुमा फिरा के स्टेटमेंट भी नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 857, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग? जब हमारी रॉक्स ब्रेक होती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है ऑन द स्पॉट, उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं। अब ये वेदरिंग किसी भी वजह से हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी हो सकता है, राइट।
बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। सेकंड स्टेटमेंट कहता है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एसिड्स बनाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी देखेंगे, वेदरिंग वाला चैप्टर, उस वेदरिंग वाले चैप्टर में ये स्टेटमेंट साफ साफ लिखी हुई है, साफ साफ स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड द ऑक्सीजनेटेड वाटर। ऑक्सीजनेटेड वाटर मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है। द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर आयरन, मैंगनीज, सल्फर। इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रॉक ब्रेकडाउन। और रॉक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? वेदरिंग। रॉक ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। Red color of the iron upon oxidation turns into brown and yellow when oxidized mineral are placed in an environment where oxygen is absent, reduction takes place। यानी कि जिस रेन वाटर के अंदर ऑक्सीजन सोल्यूबल होता है वो भी ब्रेकडाउन कर सकता है हमारे रॉक्स का, स्पेशली ऐसी रॉक्स जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट होता है, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन करना बड़ा आसान होता है। आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट पढ़िए जरा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। रिडक्शन एक्ट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन एंड द रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक्स टू डीकम्पोज, डिजोल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय द ऑक्सीजन, सरफेस एंड द सोइल वाटर एंड अदर एसिड्स। वाटर एंड एयर, सब लिखा हुआ है, वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड along with heat must be present to speed up all chemical reactions। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जब हमारी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वही स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, इट कैन लीड टू वेदरिंग। और रेन वाटर फॉल जो है वो खुद भी वेदरिंग करता है। देखिए, रेन जो ड्रॉप होता है ना, बारिश का जो ड्रॉप होता है, जो वाटर ड्रॉप होता है, उसकी खुद ही बहुत पावर होती है। जब वो रॉक के सरफेस को हिट करता है ना, उसको ब्रेक करने की वो उसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यस, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट नजर आती हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि रेन वाटर जो है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है। दो जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लिखा हुआ ना साफ साफ, ये देखिए जरा। यस, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, तीन स्टेटमेंट है। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग, बिल्कुल। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यस। रेन वाटर कंटेन्स एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, यस। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है। तो क्या कहता है वो देखिए, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और रेन वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है, दोनों ही वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने साफ साफ सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। राइट, क्या लिखा हुआ है? वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिक्स होती है, अलोंग विद हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन से आपकी वेदरिंग होती है, जो कि रेन वाटर के अंदर के थ्रू होती है। तो पहली दो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। राइट, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ द माउंटेन। यूजली एग्जाम में ट्रेंड ये देखा गया था कि जब भी टेबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा दो कॉलम होते हैं। इस बार उन्होंने जो थोड़ा सा एक और कॉलम ऐड कर दिया, तो थोड़ा इससे डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ गया, क्योंकि नाउ यू नीड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे और ये 7th और 8th एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स पढ़ते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे पास 3 तरह की माउंटेन होती हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। और इसके नाम भी लिखे हुए हैं, देखिए जरा। अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। साथ साथ दो और नाम दिए हुए हैं, अपल्चियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया।
दे आर ऑल्सो फोल्ड माउंटेन बट दे आर वेरी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और यहाँ पे दिया हुआ ना, देखिए जरा, अपल्चियन माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका, फोल्ड माउंटेन, एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गया। यस। उसके अलावा देखिए जरा, आगे बढ़े थोड़ा सा, क्या कहता है देखिए जरा, इधर ब्लॉक माउंटेन की बात करता है वो। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं ब्लॉक माउंटेन का। राइन वैली एंड द वोसगाज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन। तो यानी कि जो वोसगाज माउंटेन है वो क्या है, वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्या यहाँ पे वोसगाज दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो वोसगाज जो है, पहली बात तो वो यूरोप में इन्होंने बताया है, सेंट्रल एशिया में नहीं है। अगर चलिए इसको आप मान के चल भी तो, लेकिन ये तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो ये तो आपकी इनकरेक्ट हो गया। एल्प्स जो हमारी यूरोप के अंदर है, लेकिन वो तो फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन तो नहीं है, राइट। तो वोसगाज है ब्लॉक माउंटेन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। एल्प्स है फोल्ड माउंटेन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अपल्चन है फोल्ड माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल करेक्ट। एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, फोल्ड माउंटेन है, आंसर इज करेक्ट। स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया है और एनसीईआरटी में ही इसका आंसर भी दिया हुआ है। इजी। तो यहां पे क्या हो गया, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है जी, चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कहता है इट इज अ गैस। तो वाटर वेपर इज अ गैस, वाटर वेपर इज नॉट अ लिक्विड। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाते हो वाटर वेपर कम होता रहता है। देखिए वाटर वेपर डिपेंड करता है इवेपोरेशन के ऊपर, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ही ज्यादा वाटर वेपर होगा। इवेपोरेशन डिपेंड करता है हीट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन, उतना ही ज्यादा वाटर वेपर। अब अगर आप देखें, एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी हाई, एज यू गो अप ओवर द माउंटेन altitudinally when you rise temperature reduces, temperature reduces leads to less evaporation, less evaporation means less amount of water vapor present in the atmosphere। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वाटर वेपर कम होता है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अरे पोल्स पे तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है ना, तो जब एक्सट्रीम कोल्ड होगा वहां पे तो इवेपोरेशन थोड़ी ही होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगेन 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस। फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं से उठाया गया है, वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फियर। ठीक है जी। विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड दिया हुआ ना, विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, महंगे जैसे जैसे माउंटेन में ऊपर जाते हो कम होता है, और ये गैस है। आपका पूरा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो रहा है, पूरा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो रहा है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो यहां से दिया। दूसरी स्टेटमेंट देखे जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन द ड्राई एंड द कोल्ड एरियाज ऑफ द डेजर्ट एंड द पोलर रीजन्स इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर, वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो वाटर वेपर कम होते हैं, साफ साफ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली ही पूछा गया है। लेकिन ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि पोल्स की तरफ आप जाते हो तो वाटर वेपर कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखिए ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ठीक है, इसका मतलब साल भर वहां पे रेनफॉल एक जैसा होता है, तभी तो रेंज लो होती है। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर रेनफॉल होता है, कोई खास सीजन वहां पे होते नहीं है। प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। पहली 2 स्टेटमेंट देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात कर रहा है, बट आपको ये भी पता है कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में रेनफॉल हमेशा बहुत ज्यादा होता है, और ये दिखा रहा है आपको 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। अरे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जहां होते हैं वहां तो हमेशा 200 सेंटीमीटर प्लस टेम्परेचर जो रेनफॉल होता है, 50 सेंटीमीटर का तो वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट एक्चुअली इंडिकेट्स दैट आंसर कुड बी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट थर्ड स्टेटमेंट
इज सेइंग समथिंग एल्स। उसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जब आप कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हो वहां पे देखिए जरा, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, मरीन है मतलब कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहां का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो इन्होंने साइट भी दिया हुआ है बेसिकली, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न चिली, वो सब दिया हुआ है। अब देखिए, ड्यू टू द मरीन इन्फ्लुएंस, मतलब ये कोस्टल एरिया है, वाटर की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द मरीन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड इन विंटर इट इज वार्मर देन ऑफ इट्स लैटिट्यूड। मतलब विंटर में टेम्परेचर बहुत नहीं कम होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इसका मतलब जो टेम्परेचर की रेंज है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मरीन इंपैक्ट आ जाता है। जैसे हम मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, क्योंकि वो ओशन के पास में होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी सर्दी नहीं होती है। जैसे जैसे आप ओशन से दूर जाते हो तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ता रहता है। द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ्स रेंज फ्रॉम 15 to 20 सेंटीमीटर एंड इन विंटर 4 डिग्री टू 10 डिग्री, तो ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। द एनुअल एंड द डेली रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर आर स्मॉल, साफ साफ स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल। प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट था। प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 50 to 250 सेंटीमीटर, तीनों ही स्टेटमेंट एग्जैक्टली दिया हुआ है। एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर इज लो, एनुअल डेली टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 to 50 एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है, मेहनत ही नहीं किया पेपर बनाने में। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आपका डी आंसर यहां पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए जरा क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी, बिल्कुल। इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड अपसेंट एट द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। इक्वेटर पे तो कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है, इसलिए तो वहां पे साइक्लोन जनरेट नहीं होते, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अगेन 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, टू द लेफ्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। एनीवेज आगे देखिए, द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ था। द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड अब्सेंट एट द इक्वेटर, दोनों ही स्टेटमेंट दिया हुआ ना, मैक्सिमम एट द पोल अब्सेंट, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो जाती है। आगे चले। ऑन जून 21 लास्ट ईयर, एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सनलाइट ऑफ द मोर देन 12 आवर्स? जब सनलाइट 12 आवर से ज्यादा होती है इसका मतलब वहां पे समर है, जब सनलाइट 12 आवर से कम होती है इसका मतलब वहां पे विंटर है। 21 जून जो कि आज है, आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बेसिकली आज 21 जून ही है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाते हैं। ये समर सोलिस्टिस होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर होती है और यहाँ पे दिन 12 घंटे से ज्यादा का होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डे होती है 21 जून को। और क्योंकि जो आर्कटिक सर्कल होता है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही होता है, तो यहाँ पे भी जो दिन है वो 12 घंटे से ज्यादा का होता है। अब क्या ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है? एग्जैक्टली दिया हुआ है, देखिए जरा पढ़िए क्या कहता है। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. 6 महीने कंटिन्यूसली सनलाइट होता है आपके आर्कटिक सर्कल पे। तो जब 6 महीने कंटिन्यूसली होगा ही, दिन में भी रात में भी, वहां दिनों रात होता ही नहीं है, 6 महीने सनलाइट होती है, तो 12 घंटे से ज्यादा तो अपने आप ही हो गया। कहता है Northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places is 21st of June. This is called summer solstice. दोनों ही स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि आर्कटिक सर्कल पे 6 महीने तक सनलाइट होती है, तो 12 घंटे से ज्यादा तो अपने आप ही हो गया। और क्योंकि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है वर्टिकली, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो कि समर सोलिस्टिस होती है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी ये करेक्ट नजर आती हैं। तो ये कहाँ है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल 2 and 4, एग्जैक्टली 2 and 4।
सिंपल क्वेश्चन था, साधारण सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, ये इसका आंसर आपको दो जगह पे मिलेगा एनसीईआरटी में। एक जगह पे आपको मिलेगा 11th की जो सेकंड जो एनसीईआरटी है वहाँ पे भी थोड़ा मेंशन है, लेकिन जो 12th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वहाँ पे ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एक वीमन अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में कितने बेबी डिलीवर करती है, वो एक टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक है, जो कि अगर 2.1 होता है तो ये एक हमारी एक जो पॉपुलेशन जो बैलेंस होता है वो 2.1 पे होता है, रिप्लेसमेंट रेट इसको बोलते हैं। अब स्टेटमेंट है, पढ़िए अब क्या कह रहा है वो। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन द पर्टिकुलर ईयर, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम तो कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे एक्सट्रीम हो गया। द बर्थ रेट माइनस द डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस द डेथ रेट क्या होता है, ये क्रूड बर्थ रेट हो गया जिसमें से आपने डेथ में जो है माइनस कर दिया, इसमें फर्टिलिटी रेट वाला कोई सीन नहीं है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, जब तक वो बच्चे पैदा कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, वो कितने बेबी पैदा करती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, बहुत सारा न्यूज़ में रहता है क्योंकि अभी जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था और उससे पहले जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, दोनों में ये देखा गया है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुका है, 2.0 हो चुका है। कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जिसमें मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन कुछ स्टेट्स को छोड़ के जहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 3 है, इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो चुका है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपकी बुक्स जो कि स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और आपके क्लास नोट्स, मैं तो कहूँगा क्लास नोट्स भी यहाँ पे तो देखने की जरूरत नहीं थी, आपके सिंपली एनसीईआरटी ठीक ठाक से पढ़ा, सेल्फ स्टडी करके आप आराम से आंसर यहाँ पे निकाल दे रहे थे। यही ट्रेंड आपको यूजली पिछले साल भी देखने को मिला था। तो ज्योग्राफी के जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे उठा के जो कि करंट अफेयर बेस्ड नहीं है, देखिए जो आईआर बेस्ड होते हैं, मैप बेस्ड होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, उसको मैं करंट अफेयर वाले में सेक्शन में करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है ज्योग्राफी का, हमेशा 99.9% ऑफ टाइम्स आप अपने 3 सोर्सेज के ऊपर रिलाय कर सकते हो, एनसीईआरटी, जीसी लियोंग, क्लास नोट्स। और अगर आप करंट अफेयर को ऐड करते हो तो फिर आपका मैप वर्क भी करंट अफेयर में आ जाता है, जो कि आईआर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करंट अफेयर में करवाऊंगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से अभी आपको करंट अफेयर की रेलेवेंस डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि करंट अफेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपनी स्टैटिक पोर्शन के ऊपर, जो फंडामेंटल पोर्शन है उसके ऊपर फोकस करना कितना ज़रूरी है। तो पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे ना, बाकी चीज़ें अपने आप लाइन अप हो जाती हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ठीक ठाक वीडियो लगी है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।